हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 17 जून का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो देखिए ये सब देख ही लेंगे हम अंदर। तो जीएस पेपर 2 से है, तो देखिए आप यूनिट देख सकते हैं। तो लोक लेखा समिति। ठीक है, तो मैं आपसे मतलब शॉर्ट वीडियो में मैंने यही बताया था आपसे। डेली आप जैसे आप पॉलिटी का एक पढ़ ही रहे हैं ना, तो 365 ऑलमोस्ट टॉपिक आ ही जाते, 365 नहीं 200 तो मान के चलिए, है ना। और जो मंथली करंट अफेयर आ रहा है उसमें, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 2022 में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मंथली अगर करंट अफेयर आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम 10 टॉपिक होते हैं एक महीने के, है ना। और 12 महीने कितने हो जाएंगे, 120 टॉपिक। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ही लैग कर जाएंगे कनेक्टिविटी में अपनी, है ना। तो उसके अलावा इसको अगर आप डेली फॉलो करते हैं, प्लस में अगर आप कहीं पे न्यूज़पेपर या तो एनालाइज देख लें, है ना, या खुद कोशिश करें उसे पढ़ने की, कुछ दिनों में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा अगर आप 2022 के एस्पिरेंट है तो। ठीक है, तो पहला क्या है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो इसने क्या किया है, अपने अगले वर्ष के एजेंडा जो है उसको निर्धारित कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए जो है जो आम सहमति थी इसके अंदर वो नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से इसके एजेंडे में जो वैक्सीन उत्पादन और वितरण है इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए किसी उस पर आम सहमति नहीं होती है किसी भी अगर मुद्दे पर, तो उसको क्या है, विचार विमर्श उस पर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पीएससी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मतलब करंट न्यूज़ थी, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो है गठन प्रतिवर्ष हर साल किया जाता है। अधिकतम संख्या इसके मेंबर की कितनी होती है, 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1967 से समिति का जो अध्यक्ष का चयन विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनमें से किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखे जाने के बाद इसकी जांच करना होता है। ठीक है, ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि देखें इसके बारे में, तो ये सदन की क्या है, सबसे पुरानी समिति है। मतलब फर्स्ट जो इसकी गठन हुआ, मतलब वो हुआ था गठन 1921 में हुआ था, और किसके अंतर्गत हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के मद्देनज़र इसे किया गया था। अब देखिए इसकी सीमाएं भी देख लेते हैं। अगर सीमाएं देखें तो मोटे तौर पर यह है, नीतिगत सवालों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जैसे परियोजना हमने लॉन्च की, ठीक है, तो ये उससे पहले जो परियोजना में जो फॉल्ट होता है ना, जो कमी होती है, उस पर इसकी मतलब कोई भी वो नहीं होती है, उसकी निगरानी ये नहीं कर सकता है। ठीक है, व्यय होने के बाद जो है उसके बाद ये अपनी रिपोर्टिंग देता है। ठीक है, तो इसमें व्यय को सीमित करने संबंधी भी कोई शक्ति नहीं होती है। उसके अलावा ये जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामले होते हैं उसमें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखिएगा इसकी क्या क्या पावर नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में ज़्यादा बता रहा है, तो इन्हीं में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, समिति द्वारा की जाने वाली जो अनुशंसाएं हैं वो मात्र परामर्शदर्शी होती है, मतलब सलाह के लिए होती हैं। उसके अलावा मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों की उपेक्षा भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए विभागों द्वारा व्यय पर रोक लगाने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, यह मात्र एक कार्यकारी निकाय है और इसे कोई आदेश करने की शक्ति नहीं होती है। इसके निष्कर्षों पर केवल संसद ही अंतिम निर्णय दे सकती है, मतलब जो इसका परामर्श देंगे तो संसद ही उस पर अंतिम निर्णय देगी कि उसे शामिल किया जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, द हिंदू पे था अगला टॉपिक, भी जीएस पेपर 2 से, यूनिट आप देख सकते हैं। WHO वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या है, तो हाल ही में इसके द्वारा जो एक टीबी प्रिवेंशन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रिवेंशन रोकथाम है उस पर एक ग्लोबल ड्राइव टू स्केल, ठीक है, मतलब वैश्विक अभियान के रूप में इसे लिया गया। उस पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस विशेष उच्च स्तरीय इसका मतलब पर्पज़ क्या था, तो टीबी निवारक उपचार पर संयुक्त राष्ट्रीय उच्च स्तरीय बैठक के लक्ष्य 2022 को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर जो टीबी रोकथाम है उसकी रणनीतियों को तेज करने के लिए आवश्यक हेतु कार्रवाइयों पर चर्चा करना। अब उसके लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा टीबी है क्या। ठीक है, तो ये जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसका नाम क्या होता है, तो बैसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग होता है। तो ये मेनली किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसके अलावा भी कई अंगों को प्रभावित करता है, पर ये फेफड़ों को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। यह बीमारी जो फुफ्फुसीय टीबी से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसकी खांसी या अन्य माध्यम से वायु में जो बैक्टीरिया पहुंचने से फैलती है। ठीक है, इस संबंध में भारत द्वारा किए जा रहे अगर प्रयास देखें तो भारत इसे जो टीबी है उसको समाप्त करने के लिए जो वित्त पोषित राष्ट्रीय राजनीतिक योजना है उसको आक्रामक ढंग से लागू कर रहा है।
इसके अंतर्गत जो है पिछले 5 वर्षों में 5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों का उपचार किया जा चुका है कुछ वर्षों में, ठीक है। तो इसके अलावा जो भारत है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है टीपीटी और उन गतिविधियों में तेज़ी के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4th पॉइंट, तो भारत का लक्ष्य क्या है? जो यूएन हाई लेवल मीटिंग हुई है UNHLM है, उसके लक्ष्य को पूरा करना है, जिसके अंतर्गत क्या करना है 18 महीने में वैश्विक स्तर पर 4 करोड़ व्यक्तियों का टीबी उपचार और 3 करोड़ व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार प्रदान किया जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत ने 2020 में क्या किया था, मतलब अलग अलग जो राज्य थे उनको चिन्हित किया था, ठीक है। तो उसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वो राज्यों और जिलों का उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम ये चलाया गया। इसमें जो विभिन्न श्रेणी के व्यक्ति होते थे उनमें जो है टीबी मुक्त दर्जे की दिशा में प्रगति, उस पर जो है जिला और राज्य जो यूटीज होते थे उन प्रदेशों को जो है इसमें मार्क किया गया, ठीक है। अब देखिए जो इसकी रिपोर्ट थी 2020 की, उसमें देख लेते हैं तो उसमें क्या निष्कर्ष निकले। तो 2019 में लगभग 4 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया, ठीक है, मार्क किया गया। 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में यह 14% की वृद्धि देखी गई, ठीक है, 18 से 19 में। 2017 में जो है टीबी रोगियों के 10 लाख से अधिक अधिसूचित मामले थे जो घटकर 9 लाख हो गए। मतलब इनकी पहले क्या था कि इनकी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई थी कि इन्हें टीबी है, पर इसे बाद में जो है इनको घटकर ये 9 लाख रह गए, पहले 10 लाख से भी ज़्यादा थे। उसके अलावा जो निजी क्षेत्र है उसमें 35% की वृद्धि के साथ 78 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया, ठीक है। 2018 में 6% की तुलना में 2019 में टीबी से ग्रसित बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गए, 2% बढ़ गया है यहाँ पे टीबी के बच्चों का जो है लिस्ट में, ठीक है। सभी अधिसूचित जो टीबी रोगी है उनके HIV जाँच, ठीक है, HIV जो होता है वो जाँच की गई और वर्ष 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में ये 81% हो गया, ठीक है। उपचार सेवाएं जो है उसके विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% का सुधार हुआ है, ठीक है। मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें 12% का सुधार हुआ है एक साल में। 18 में 69 की तुलना में 19 में जो है 81% है। ये सुधार है, ये पॉजिटिव है लास्ट वाला पॉइंट, बाकी नेगेटिव में दिखाया गया, ठीक है। उसके अलावा ये भी GS पेपर 2 से ही है। तो आसियान जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है ADM+ जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे जो है इसकी बैठक आयोजित की गई इस वर्ष जो इसका फोरम है उसकी अध्यक्षता ब्रुनेई द्वारा कर रहा है, ठीक है। ब्रुनेई इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या है ADMM, ठीक है, प्लस नहीं सिर्फ ADMM है। उसके खुले और सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में 2007 में जो सिंगापुर है उसमें आयोजित जो ADMM की दूसरी बैठक है उसमें इसकी स्थापना की गई, ठीक है। स्थापना करने के लिए जो है संकल्पना पत्र अपनाया गया, कॉन्सेप्ट पेपर। पहले ये ADMM था, उसके बाद ये ADMM+ हो गया, ठीक है, जो उसकी 2007 में सेकंड मीटिंग हुई थी। तो देखिए इसके अंतर्गत अगर हम मेंबर की बात करें तो जो हमारे ADMM जो होता है सिर्फ ADMM, अगर इसकी बात करें तो इसके मेंबर कौन से होते हैं, जो आसियान मेंबर है, ठीक है। आसियान की आपको निमोनिक्स पता ही होगी, जो टीवी क्लिप MBBS, तो ये सारे मेंबर होते हैं। इसमें जो है अगर 8 डायलॉग जो पार्टनर है इनको प्लस कर दिया जाए, क्योंकि कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ये शामिल है। ये मिलकर पूरा बनाता है ADMM+, ठीक है। जो इस सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है जो आसियान और इसके साझेदार हैं उन देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा जो सहयोग है उसको मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है, ठीक है। जिसका पर्पज़ क्या है, अधिक संवाद और पारदर्शिता, इसके माध्यम से सदस्य देशों की रक्षा स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके अलावा देखिए इस तंत्र के अंतर्गत अगर सहयोग क्षेत्र देखें तो ये मेनली 5 जो ऐसे एरिया जहाँ पे सहयोग करता है। तो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता, आपदा राहत और शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा, ये दोनों मतलब एक ही जगह, ठीक है। तो ये 5 चीज़ जिसमें ये सहयोग करता है। उसके अलावा 2013 में क्या हुआ था, जो सहयोग के क्षेत्र में एक प्राथमिकता क्षेत्र जिसे बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्रवाई, उस पर जो है सहमति व्यक्त की गई थी, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, ठीक है, 2013 में। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक GS पेपर 3 से है, यूनिट आप देख रहे हैं। तो चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा, तो इसे कौन कौन बना रहा है, तो ABD जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है और जो भारत सरकार है, इनके मध्य तमिलनाडु का जो CKIC है
उसमें परिवहन कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक क्रांति को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो जो CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको भारत का जो ECEC है, ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका ये एक हिस्सा है, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो है विस्तारित होगा। अब देखिए औद्योगिक गलियारा होता क्या है सबसे पहले, तो देखिए मुख्य कार्य क्या होता है औद्योगिक गलियारे का, जो उद्योग होता है ना हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो, ठीक है, उसके मध्य एक प्रभावी समेकन ये प्रदान करता है, ठीक है। मतलब आपने कोई भी सामान बनाया, अब उसे ये तो नहीं है आप वहाँ पे ही एग्जैक्ट सेल नहीं कर पाते, कई सामान ऐसे होते हैं तो दूसरे स्टेटों में जाते हैं, ठीक है। तो उनका मुख्य मार्ग जो है वो राज्य से होकर गुजरता है, जो औद्योगिक गलियारा होता है, ठीक है, जिसे हम मल्टी मॉडल परिवहन सेवा भी कहते हैं, उससे युक्त एक गलियारा होता है, ठीक है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में समग्र वृद्धि होती है, ठीक है। तो उस सामान को हम राज्यों के बीच से होकर, अब ये तो है नहीं जो जहाँ से मेन ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से हम बना देंगे, ठीक है, वहाँ पे तो मतलब और ट्रैफिक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम जो है अलग अलग औद्योगिक गलियारे बनाते हैं ताकि हमारा सामान जो है ईजिली पहुँच पाए, ठीक है। कनेक्टिविटी लंबी मतलब लंबे दूरी तक इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक गलियारे में विश्व स्तरीय जो अवसंरचनाएं है उसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि ये अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे कि जो द्रुत गति परिवहन नेटवर्क, रेल और सड़क दोनों का जो है मिक्सचर है, अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरण सहित बंदरगाह, ठीक है, आधुनिक हवाई अड्डे हो गए, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, ठीक है, इसका बारे में हमने देखा था मंथली करंट अफेयर में देखा था, ठीक है। औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क होते हैं, टाउनशिप, रियल एस्टेट जैसी पूरक जो अवसंरचनाएं होती है, ठीक है। इन सब का काम एक ही है, एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जाना ईजिली, ठीक है, बिना किसी ट्रैफिक में अटके फंसे हुए। औद्योगिक गलियारों का अगर महत्व देखें हम, तो देखिए जितने भी हमारे जो औद्योगिक केंद्र होते हैं उनका एक उन्नत संपर्क, कनेक्टिविटी अच्छी हो, किसके साथ, बंदरगाहों के साथ हो, या फिर जैसे हमारा अगर हमें हवाई उससे करना तो हमारे जो हवाई जहाज, हवाई अड्डे वगैरह उन तक ईजिली पहुँच हो जाए, ठीक है। विशेष रूप से जो वैश्विक उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जो भारतीय विनिर्माण की भागीदारी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे गलियारे के इर्द गिर्द जो है रोजगार पैदा हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो मुख्य जो हमारे गलियारे हैं ये वो दे रखे हैं सारे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये बनने ही जा रहा है अभी जो है। उसके अलावा यह है इन 11 औद्योगिक गलियारे जो परियोजना है उनको राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, इसके माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है NICDIT, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है अंतर्देशीय पोत विधेयक, ठीक है, GS पेपर 3 से ये भी इनलैंड वेसल्स बिल, ठीक है। तो संदर्भ देख लेते हैं इसका क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल को जो है मंजूरी दे दी है, जो किसको प्रतिस्थापित करेगा, जो कि ये बिल था अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917, इसको प्रतिस्थापित करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो जहाज़ है, जो देश के अंदर जहाज़ है उनकी सुरक्षा और उनका जो पंजीकरण होता है उनको विनियमित करने, मतलब उन पर जो है रेगुलेट करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं क्या है, विधेयक के प्रमुख बिंदु। तो इसके अंतर्गत जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग नियम बनाने की बजाय जो है इस विधेयक में पूरे देश के लिए एक संयुक्त जो है कानून उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा वो सभी राज्यों में, और जो यूटीज़ होते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो है ये लागू होगा, मतलब मान्य होगा वहाँ पे, और इसके लिए कोई किसी भी अलग अलग राज्यों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपको मिल गया तो उसके बाद काम ख़त्म। उसके अलावा इसके अंतर्गत एक केंद्रीय डाटाबेस होगा जहाँ पे जो हमारा जो पोत होगा, पोत का पंजीकरण और जो चालक दल होगा उन सब का विवरण क्या होगा यहाँ पे सबमिट होगा। तो उसके अंतर्गत जितने भी यांत्रिक रूप से मतलब जो मोटर से चलने वाले जहाज़ हैं उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, और जो भी गैर यांत्रिक है, जो मतलब वो नाव वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर पंजीकरण करना जो है आवश्यक होगा। अब इसके अलावा देखिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट IWD, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या है, नौगम्य जलमार्ग की लंबाई कितनी होती है, जो लगभग 14,500 किलोमीटर है, ठीक है, और इसमें नदियाँ, नहरें, अपवाही जल या बैक वाटर, खाड़ियाँ आदि ये सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो IWG क्या है, एक ईंधन किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन माध्य है
तो इसके अंदर उसके अलावा जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 है उसके अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग जो NW है वो घोषित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो IWAI है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, उसके द्वारा जो वर्ल्ड बैंक की टेक्नोलॉजी और जो भी फाइनेंशियल हेल्प जो होगी उससे गंगा के जो हल्दिया से लेके वाराणसी तक जो कि NW1 है उस पर जो है नौ परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 5369.18 करोड़ की लागत के साथ जो है जल मार्ग विकास परियोजना इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक भी GS पेपर 3 से ही है। भारत डीप ओशन मिशन शुरू करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने उसने इसके लिए मंजूरी दे दिया, जो कि काफ़ी लंबे समय से ये जो है डीप ओशन मिशन ये पड़ा हुआ था, लंबित हो रखा था, ठीक है। तो भारत का जो डीप ओशन मिशन हैगा इसके तहत क्या है, जो 35 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किया गया एक अंतरिक्ष अन्वेषण की भांति गहरे महासागर में अन्वेषण करने का एक प्रस्ताव है, ठीक है। जैसे हम 35 साल पहले इसरो ने अंतरिक्ष के अन्वेषण मतलब निरीक्षण करने के लिए शुरू किया था, ऐसे इसे जो है गहरे महासागर का अन्वेषण मतलब निरीक्षण करने के लिए शुरू किया जाना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो गहरे समुद्र में खनन किया जाएगा, ठीक है। समुद्री जलवायु परिवर्तन संबंधी सलाहकारी सेवाएं यूज़ होंगी, अंतर जलीय वाहन एवं अंतर्जलीय जो रोबोटिक्स संबंधी प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उस पर यह केंद्रित होगा, ठीक है। रोबोटिक्स आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग में ब्रांच होती है पूरी। तो इस अभियान को जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत मतलब कितना पैसा लगेगा 5 साल में 4077 करोड़ रुपए लगने की आशंका है, ठीक है। ये इस बहुसंस्थागत जो महत्वाकांक्षी अभियान है उसको लागू करने हेतु तो MOES जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वो एक नोडल मंत्रालय होगा इसके अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। मिशन के प्रमुख अगर घटक देखें तो उसमें क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले क्या है, गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकी का इसमें विकास किया जाएगा। तो इस पनडुब्बी की रेंज कितनी होगी, मतलब जो इंसान को लेके बैठेगी अंदर जाएगी 6000 मीटर गहराई तक ले जाएगी, ठीक है। मध्य हिंद महासागर में इस गहराई से जो है मेटेलिक नोड्यूल इसके खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी, मतलब ये जो है इसी हाइट से लॉन्च किया जाएगा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, ठीक है। उसके अलावा एक जो है महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवा का विकास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो गहरे समुद्र है उसमें जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार इनोवेशन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों सहित जो गहरे समुद्र होते हैं उसकी वनस्पति मतलब गहरे समुद्र में क्या वनस्पति है, जीवों की जैव पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेक्षण मतलब उस वहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर उसमें रिसर्च की जाएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो हिंद महासागर या मध्य महासागर है उसमें जो है जो धातु है हाइड्रोथर्मल सल्फाइड इसके जो है संभावित स्थलों का पहचान की जाएगी, ठीक है। महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी, उसके अलावा देखिए तो इसके अंतर्गत जो ये परियोजना है जो विलवणीकरण मतलब समुद्र की जो लवणीयता होती है नमक की मात्रा उसको कम करती है, जिसका नाम क्या है अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण। तो इसके लिए क्या करेगी वो अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करेगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन, ठीक है। तो इस घटक का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के जो मानव क्षमता और उद्यम है उसका विकास करना। यह घटक ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोगों और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल दे रखा है, तो मैं दृष्टि वगैरह में देखूंगा, अगर वहाँ पे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आया होगा तो वहाँ से एक बार इसे करा देंगे, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, यह मिशन क्या करेगा, जो विशाल जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है हमारा जो इकोनॉमिक जोन है SEZ है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और महाद्वीपीय जो शेल्फ है उसमें अन्वेषण करने संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देगा। उसके अलावा यह योजना भारत को जो सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है CIOB उसमें संसाधनों का दोहन करने की क्षमता जो है उसमें विकसित की जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए जो संभावना है वो क्या है, तो जो CIOB है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन उसमें जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस है, ठीक है, इसके अन्वेषण के लिए जो है UN इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी फॉर एक्सप्लोरेशन द्वारा 75,000 वर्ग किलोमीटर का
आवंटन किया गया है, मतलब यहाँ तक जो है हम पता कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मध्य हिंद जो महासागर बेसिन है उस क्षेत्र में लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट जैसी धातुओं के भंडार हैं, ठीक है। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमानित है कि इस विशाल भंडार के जो मात्र 10% दोहन से भारत की अगले 100 साल के लिए ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, ठीक है। ये मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। उसके अलावा देखिए जो PWN है, पॉली मेटेलिक नोड्यूल, ये क्या होता है, ठीक है। ये ऊपर आया भी था तब, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे क्या होता है। तो ये क्या होती है, एक तरह की मतलब धातु होती है जो समुद्र के जो तल होते हैं उस पर प्रचुर मात्रा में मिलती है, ठीक है। और देखने में कैसी होती है, तो आलू के जैसी होती है और प्राय छिद्रयुक्त होती है, छेद छेद होते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए जो पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा मैग्नीज और लोहे के अलावा निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मेलिबेडिनम और कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम पाए जाते हैं, जिनमें से निकल, कोबाल्ट और तांबा आर्थिक और सामरिक महत्व के माने जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जब बने होंगे तो जैसे हम लावा बाहर निकलता है तो उस पर क्या होता है, अगर पानी में उसे डाल दिया जाए तो उस टाइप से छिद्रयुक्त हो जाता है ना, तो उसी टाइप से ये जो है बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है, तो GI प्रमाणित जलगांव केला। तो जलगांव केले को वर्ष 2016 में जो GI प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था, ठीक है, 2016 में। यह जो है निसर्ग राजा कृषि विज्ञान क्षेत्र जो जलगांव महाराष्ट्र में है उसके नाम से पंजीकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलगांव केले को 2016 में GI टैग मिला था। उसके अलावा तो भारत सबसे बड़ा केले का जो है उत्पादक है। भारत कुल उत्पादन में लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भारत है केले में। तो इन स्टेटों द्वारा जो है कुल उत्पादन का 70% से अधिक योगदान किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय, तो ये क्या है, इसके 5 सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ब्रिक्स आपको पता ही होगा कौन से देश हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़े थे। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, सामान्य रूप से जो विशेषकर जो रिसर्च और इनोवेशन होता है उसके क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग में वृद्धि करना। IIT बॉम्बे ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय हेतु भारत का प्रमुख संस्थान होगा, ठीक है, IIT बॉम्बे। उसके अलावा देखिए सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य किया गया, ठीक है। तो देखिए मंथली जो है इसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो है सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय हमारा, ठीक है, मंत्रालय याद रखिएगा। तो उसके तहत जितने भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विकास, निर्माण, मतलब इनका जो विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, संचालन, रखरखाव, इनके सभी चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की जो है मंथली रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य किया गया ड्रोन के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा जो ठेकेदार और रियायत पाने वाले पर्यवेक्षण सलाहकार के टीम लीडर की मौजूदगी में जो है ड्रोन वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे और वर्तमान और पिछले महीने के तुलनात्मक जो प्रोजेक्ट वीडियो है उसको जो NHAI है उसके पोर्टल जो डाटा लेक है, ठीक है, डाटा लेक है उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। नहाई का ही जो पोर्टल है डाटा लेक। उसके अलावा NMHC, तो देखिए इन सब ने मिलकर जो केंद्रीय पतन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय, इन्होंने मिलकर जो गुजरात का लोथल है वहाँ पे जो NMHC है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसके विकास के लिए जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो NMHC क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा गुजरात का लोथल, जहाँ प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। उसके अलावा ये जो है इसकी अनूठी विशेषता प्राचीन लोथल शहर को यहाँ दिखाना भी है, ठीक है, जो 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था, ठीक है, पढ़ा होगा आपने प्राचीन भारत में। उसके अलावा आदि प्रशिक्षण पोर्टल, तो ये क्या है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के विभिन्न जो प्रभाग हैं, ठीक है, जो प्रभाग है उनके जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी है NESTS और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान है उनके द्वारा वित्त पोषित उत्कृष्ट जो केंद्र हैं उनके द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक केंद्रीय भंडार होगा, मतलब इन सबको मिला के वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल पे। उसके अलावा देखिए जो वीवा टेक है, तो ये क्या है, वीवा टेक क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजना में से एक है। 2016 में इसका आयोजन प्रतिवर्ष पेरिस में किया जाता है। इसका आयोजन जो है संयुक्त रूप एक प्रमुख विज्ञापन और विपणन समूह जिसका नाम क्या है, तो पब्लिसिस ग्रुप और
अग्रणी जो फ्रांसीसी मीडिया समूह है लेस इकोस, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के द्वारा, पब्लिसिस ग्रुप और लैक इकोस, इनके द्वारा जो है जो ये स्टार्टअप है इसको किया जाता है। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में जो प्रदर्शनियाँ, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिता शामिल होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इतना ही आज के लिए। और उसके अलावा अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ गुड डे।